हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल GACG संतोष में। और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे। मौर्य काल से गुप्त काल तक की बात करेंगे। 10+2 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है मौर्य काल से गुप्त काल तक का इतिहास। तो चलिए उसी से आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है फूट डालकर विजय प्राप्त करना। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा या किस शासक ने किया था? तो ये अजातशत्रु का काम था। फूट डालकर और विजय प्राप्त करना किसका काम था? अजातशत्रु का काम था। तो पहला क्वेश्चन है फूट डालकर विजय प्राप्त करना। फूट डालकर विजय प्राप्त करना किस शासक? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था या किस शासक ने किया था? तो ये अजातशत्रु है ना। फूट डालकर विजय प्राप्त करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य जो था वो किस वंश के काल में था? तो ये था हर्यक वंश। किस वंश के काल में था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था वो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो उसी हर्यक वंश के काल में जीवक वैद्य किस काल में था? हर्यक वंश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो ये करवाया था रुद्रदामन ने। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का जो मरम्मत है वो किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किया था। तो ये किस नदी के संगम पर किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर है? तो गंगा है, सोन है और पुनपुन है। गंगा, सोन और पुनपुन। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम स्थान पर किया था। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ गंगा है, पिंजिया, सोन और पुनपुन, मतलब इनमें से सभी। इनका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, मतलब गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम स्थल पर उदयीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हुनों को, समस्त भारत ही नहीं एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का जो श्रेय है वो किस शासक को जाता है? तो ये जाता है स्कंदगुप्त को। किस शासक को जाता है? स्कंदगुप्त को। समस्त भारत ही नहीं एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का जो श्रेय है वो किस शासक को जाता है? तो वो जाता है स्कंदगुप्त को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो समुद्रगुप्त है वो कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित जो है प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो ये है सातवाहन काल का। किस काल का है? तो सातवाहन काल का है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम जो अभिलेख है वो सातवाहन काल का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? 510 ईस्वी की बात करते हैं। सती प्रथा का साक्ष्य वाला जो प्रथम अभिलेख है वो कहाँ मिला है? तो ये मिला है एरन में। कहाँ मिला है? एरन, जो सागर मध्य प्रदेश जिला में है। सागर जिला है। एरन अभिलेख में मिला है जो सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध के विजय का पता चलता है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध के विजय का पता चलता है? तो ये इसका सही आंसर होगा 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का विवरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किया है?
तो ये किया है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया है? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय ने। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो ये है स्तंभ। मौर्य कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूना क्या है? स्तंभ। क्योंकि हम लोग देखिए मौर्य काल में सबसे ज़्यादा स्तंभ बनाया गया था। चलिए ठीक है, मौर्य काल में सबसे ज़्यादा स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने किया। इंडिका की रचना किसने किया? मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की और प्रयाग प्रशस्ति से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, विशेषकर समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने की, जिससे गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में कौन सा चीनी आया था? फाहियान। गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। तो 4 चीनी यात्री भारत आया था। 4 चीनी यात्री आया था। एक आया था फाहियान, हैंसांग, इत्सिंग और फांसी संयुगन। ठीक है, तो भारत आने वाला ये 4 चीनी यात्री था। हैंसांग, फाहियान, इत्सिंग और संयुगन था। तो यहाँ पर बात हो रही है गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री है? तो सही आंसर होगा फाहियान। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किस काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है? तो यह है गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौटिल्य की कृति क्या है? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य ने किया। कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ये कौटिल्य की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे? प्रयाग प्रशस्ति से। किससे होती है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। तो प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शहर जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयीन ने किया था। किसने किया था? उदयीन ने किया था। इनका ही नाम उदयभद्र भी है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयीन ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका उपाधि है विक्रमादित्य, इन्हीं के दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय रहते थे। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक तो ये कालिदास भी नवरत्न में शामिल थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो आगे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो हम लोग तो पढ़े थे ना समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो किस गुप्त शासक से है? तो ये समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था और इसका संबंध समुद्रगुप्त से है। चलिए प्राचीन भारत की बात करते हैं। तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में जो अभिलेख की शुरुआत हो वो किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था। प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में जो अभिलेख की शुरुआत है, अभिलेख लिखने का जो शुरुआत हो किसने किया था? अशोक ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? किस शासक को प्रियदर्शी या देवान प्रिय कहा गया? तो वो अशोक को कहा गया। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी, या इन्हीं को कहते हैं देवान प्रिय। प्रियदर्शी या फिर देवान प्रिय कहा गया। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल की बात करते हैं। तो मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो ये था लक्षणाध्यक्ष। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था? तो लक्षणाध्यक्ष होता था। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन? लक्षणाध्यक्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है मौर्य काल की। पतंजलि के महाभाष्य से किस काल की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धम महामात्रों की नियुक्ति किसने किया? धम महामात्रों की नियुक्ति जो है किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने धम को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था जो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र और इंडिका की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में? मौर्य वंश। जैसे हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये थे कौटिल्य। क्या नाम था इनका? कौटिल्य था। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। जबकि इंडिका का लेखक जो है वो मेगास्थनीज था। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो अपना जो राजदूत बनाकर किसको भेजा? चलिए अर्थशास्त्र और इंडिका के बारे में। तो इंडिका मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के समय ही उन्होंने किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? एलोरा में जो कैलाश मंदिर बना था उसका निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो ये राजवंश था राष्ट्रकूट। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपद। अगला क्वेश्चन 16 महाजनपद से। तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो ये मगध था। 16 महाजनपद का उल्लेख है वो बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में है। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुराणों से। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। चलिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जैसे हम लोग कहे कौटिल्य, चाणक्य या फिर इन्हीं का नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। ये किस काल में थे? तो मौर्य काल में। मौर्य काल में ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक किसने किया? कौटिल्य। इन्हीं का नाम चाणक्य भी और इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बज्जी क्या था? ये महाजनपद था। बज्जी क्या था? महाजनपद है। तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणतंत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? गणतंत्र। बज्जी की राजधानी वैशाली थी। बज्जी की राजधानी वैशाली। तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है गणतंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि जनपद शब्द अब आया। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जहाँ लोग अपना क्या करते हैं? घर बनाते हैं, उसी को हम लोग जनपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जनपद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पंच चिन्ह वाले सिक्के किस चीज़ के बने होते थे? तो ये बने होते थे चांदी और तांबे के। जो पंच चिन्ह वाले सिक्के हैं वो किसके बने होते थे? तो चांदी और तांबे के बने होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना हम लोग देख चुके हैं इससे पहले भी कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ये उदयभद्र या उदयन के द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? ये पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इससे पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन को देख चुके हैं कि फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, जिनकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य की उपाधि थी। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए और आज का आखिरी क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगले दिन हम तीसरा चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की वीडियो को लेके आएंगे हम। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह हम ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाएंगे और पॉलिटिकल साइंस का भी बनाएंगे। तो कम्प्लीटली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की हम लोग बात करेंगे इसमें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए फिर धन्यवाद।